हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नई सीरीज़, एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग करने क्या वाले हैं, जैसे अभी हम लोगों ने एक अपना ग्राफिकल सीरीज़ कंप्लीट करा है हमने यूट्यूब पर ही। तो आज हम लोग एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी, उन स्टूडेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए जो IIT JAM की प्रिपरेशन कर रहे हों या किसी MSc इंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हों। ये हम लोग काम करेंगे फिज़िक्स से। MSc की इंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो या MSc की सेकेंड ईयर में हो या MSc कंटिन्यू कर रहे हो अपना, MSc में इंट्रेंस में आ चुका हो या अपने जेस्ट की या गेट की या नेट JRF की या किसी PhD इंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उनके लिए हम लोग ये सीरीज़ लेकर आएँ। और इस सीरीज़ में हमारे पास काफ़ी सारे पेपर्स हैं। मैथमेटिकल फ़िज़िक्स है, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स है, पार्टिकल फ़िज़िक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, स्टैटिकल मैकेनिज़्म है, ऑप्टिक्स है अपने। तो सारी जो ब्रांच है हम इनको लेके वन बाय वन करेंगे। तो जो आज हम पहली ब्रांच है, जो पहला पेपर है हमारा, वो है हमारा मैथमेटिकल फ़िज़िक्स। तो जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने मैथमेटिकल फ़िज़िक्स के अंदर, आज तो सिर्फ इंट्रोडक्शन ही है कि मैथमेटिकल फ़िज़िक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है और कितने कितने मार्क्स का इसमें वेटेज रहता है। तो अब जैसे ही मैथमेटिकल फ़िज़िक्स का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, जो हमारा फर्स्ट इस पेपर में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहता है, वो है हमारे पास वेक्टर अलजेब्रा। अभी वेक्टर अलजेब्रा क्या है तो इसको हम डिटेल्स में जाएंगे। तो अभी तो सिर्फ हम देख रहे हैं टॉपिक्स क्या क्या है मेरे पास। तो वेक्टर अलजेब्रा के अंदर हमें बिल्कुल बेसिक नॉलेज है हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर 1 डायमेंशन में है, 2 डायमेंशन में है, 3 डायमेंशन में है, तो उस कंडीशन में हम इसको कैसे यूज़ करना है, या क्वेश्चन को हम 1 डायमेंशन में कैसे यूज़ करें, या कोई क्वेश्चन मुझे गिवन है उसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में कैसे लेकर जाएं, पोलर कोऑर्डिनेट्स में कैसे ले जाएं। पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, इनका रिलेशन क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का पोलर से क्या रिलेशन है, पोलर का कार्टेशियन का रिलेशन है। तो ये सारी चीज़ें जो हमें बेसिक पढ़नी होती है, हमें किसमें पढ़नी होती है, वेक्टर अलजेब्रा के अंदर। तो हम ये मान सकते हैं जो हमारे पास वेक्टर अलजेब्रा है बिल्कुल बेसिक है हमारा। बिना वेक्टर अलजेब्रा के इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। जब आप पहुँचेंगे क्वांटम मैकेनिज्म पेपर चालू करेंगे तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी अगर आपका वेक्टर अलजेब्रा क्लियर नहीं है ना। तो अभी इसको भी हम देखेंगे वेक्टर अलजेब्रा को क्या क्या है। तो हम जो स्टार्टिंग करेंगे अपना, नेक्स्ट है हमारे पास ड्रैग डेल्टा फंक्शन। यहाँ से हम अपनी स्टार्टिंग करने वाले हैं, क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा का जो भी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में आता जाएगा उसको मैं उसी टाइम पे आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में बताता रहूँगा कि वेक्टर अलजेब्रा का हम कैसे कैसे यूज़ करना है। ये सिर्फ हमारे मैथमेटिकल टूल्स हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बाय वेक्टर अलजेब्रा। नेक्स्ट है मेरे पास अपना ड्रैग डेल्टा फंक्शन। अब पहले देखो, वेक्टर अलजेब्रा पे जो लगभग क्वेश्चन जो मिलते हैं 1 या 2 क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन आने की रहती है कि एक क्वेश्चन हमें इसमें मिल ही जाता है। किस पे, वेक्टर अलजेब्रा। चाहे आपको IIT JAM की इंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे अपने आप JRF या गेट नेट किसी की तैयारी कर रहे हो, तो 1 से 2 क्वेश्चन और मोस्ट प्रोबेबिलिटी है इस पर एक क्वेश्चन तो मुझे मिल ही जाता है। अब ड्रैग डेल्टा पे जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इसके फंक्शन हैं, जो इसकी डेफिनेशन है, जो इसकी जो भी कुछ है, उस पर क्वेश्चन नहीं आएगा। मतलब जितना भी हम ड्रैग डेल्टा के अंदर पढ़ने वाले हैं उस पर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। बट ड्रैग डेल्टा फंक्शन क्या करता है, किसी दूसरे टॉपिक के अंदर घुस कर आता है। मतलब कोई एक टॉपिक दे रखा है, कोई क्वेश्चन दे रखा है, उस टॉपिक में क्वेश्चन बनाने वाले क्या करते हैं, उस टॉपिक में ड्रैग डेल्टा को डाल देते हैं और फिर उस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना पड़ता है। मतलब सिंपली किसी क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें हेल्प चाहिए किसकी, ड्रैग डेल्टा फंक्शन की। तो सारी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, हम स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करेंगे। तो इस पर भी ज़्यादातर क्वांटम मैकेनिज्म में या अपने न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर जब हम पेपर करेंगे तो वहाँ पे मुझे लगभग एक क्वेश्चन जो है इसका भी मुझे मिल जाता है, किसका, ड्रैग डेल्टा फंक्शन का। नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स। देखो ये सारे पार्ट्स हैं ना, ये सारे के सारे पार्ट्स 11-12 पार्ट जो हैं वो सारे हमारे मैथमेटिकल फिजिक्स के पार्ट्स हैं, है ना। तो थर्ड है मेरे पास अपना मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कम से कम 2 क्वेश्चन आने की। एक तो पक्का है ही 100% और 2 भी आ सकते हैं मेरे पास, और किसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर। तो मैट्रिक्स एक अच्छा है, मतलब बहुत ईजी है।
ईजी है और आराम से आप 5 मार्क्स में भी मिलता है इसका आंसर, और 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 3.5 नंबर में जो आता है उसमें भी मुझे एक क्वेश्चन किसका मिलता है, मैट्रिक्स का। तो आप इसमें आराम से अपने आप 10 के नंबर के आसपास आराम से खेल सकते हैं, किसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर अपना स्कोर कर सकते हैं। ईजी भी है, सिर्फ प्लस माइनस वगैरह वगैरह है, जो बेसिक नॉलेज है बस उसको याद रखिएगा। आराम से मैट्रिक्स में दो क्वेश्चन आराम से ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों ने बीएससी फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वही है, बस उसको थोड़ा सा और हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। और जब उसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं तो उसको हमने नया नाम दे दिया है स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अंदर हमें वही पढ़ना है कि पार्शियल सॉल्यूशन क्या होता है, उसका पार्शियल सॉल्यूशन क्या है, इस तरीके से है ना। ऑर्डिनरी सॉल्यूशन क्या है, पार्शियल सॉल्यूशन क्या है, रूट अगर इक्वल है तो सॉल्यूशन क्या मिलने वाला है, रूट अगर डिफरेंट है तो सॉल्यूशन क्या मिलने वाला है, अगर कॉम्प्लेक्स रूट है तो सॉल्यूशन मुझे क्या मिलने वाला है। तो सिंपली भी इस पे से ही मुझे लगभग एक क्वेश्चन तो मुझे मिल ही जाता है, किस पे, अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर, है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें पढ़ना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब क्वांटम का पेपर लेंगे, क्योंकि देखो जितनी मैथमेटिकल फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स जितनी भी है सब का सब यहीं से बन के आएगा। मेरे पास क्वांटम फिजिक्स वाला पूरा मैथमेटिकल फिजिक्स है। मतलब ये है न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़नी हो, क्वांटम पढ़नी हो अपने, तो ज़्यादातर जो एटॉमिक हो गई, सॉलिड स्टेट फिजिक्स हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, ये जितने भी हम पढ़ेंगे वाले पेपर्स, इसमें इतनी मैथमेटिकल्स नहीं है। लेकिन जो हमारे मेन पेपर हैं, फॉर एग्जांपल हमारी स्टैटिकल मैकेनिज्म है और स्टैटिक्स है, और ये आपकी क्वांटम मैकेनिज्म है ना, ईडी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, सबसे बड़ा पेपर वही है आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का, वो है। तो उसके अंदर जितना भी पोर्शन मिलता है कैलकुलेशन का, ये हमें बहुत हेल्प करता है, ये दोनों चीज़ें, मतलब ये चारों ही हेल्प करते हैं। लेकिन ये हमारा स्टार्टिंग है बेसिक्स का, क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ से ही मुझे एक क्वेश्चन मिलने वाला है डिफरेंशियल इक्वेशन पे, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन पे, या सिंपली ही ये मिलता है मुझे क्वांटम के अंदर श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। वहाँ पर हमें काम पड़ेगा इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का, जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे होंगे इन क्वांटम मैकेनिज्म के अंदर। अच्छा, अब आते हैं हम स्पेशल पे। इस पर भी मुझे एक क्वेश्चन मिल जाता है मुझे आराम से इस पे स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। तो यहाँ से भी अच्छे से समझना है। देखो अगर ये समझ में आ जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या चीज़ है, तो ये तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि स्पेशल डिफरेंशियल क्या चीज़ है मेरे पास, है ना। बस कुछ फंक्शंस हैं, उसको थोड़ा मॉडिफाई करके उनको हम नाम दे देंगे, तो वो हमारे पास किस में आ जाएंगे, स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। नेक्स्ट है मेरे पास अपना लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो लैप्लास हुआ, फॉरियर हुआ, ये सारे के ट्रांसफॉर्मेशन बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आप लोग पढ़ लेते हैं। लेकिन मुझे पता है बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हमने कितना पढ़ा होता है, तो इसलिए हम लोग पूरा का जो लेके चलेंगे, पूरा का पूरा बेसिक से ही लेके चलेंगे कि अगर बेसिक हमारे पास क्वेश्चन है, यानी कि 2+2 कितना है, यहाँ से हम उसको उठाएंगे और पूरी मैथमेटिकल फिजिक्स लेके जाएंगे अपना पीएचडी लेवल तक अपने आराम से। क्लियर। नेक्स्ट है मेरे पास अपना लैप्लास में भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी है आपको एक क्वेश्चन तो पक्का आना होता है। ये कहानी किसकी है मेरे पास, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की। तो बस सिंपल सा है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अगर समझ में आ जाएगा तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन भी आपके समझ में आ जाएगा। तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन से पहले हमें 2 चीज़ें पढ़नी होंगी, अपनी फोरियर सीरीज़, तो वो हम अपना फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन से पहले उसको फोरियर सीरीज़ पढ़ेंगे, उसके बाद हम किस पाएंगे अपने फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, ठीक है। तो अब ये हमारे पास 7 इस पेपर के अंदर 7 मोटे सब्जेक्ट हो गए जो हमें अच्छे खासे स्कोरिंग मार्क्स देते हैं। अगर 2 क्वेश्चन में इसके मानो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन में, यहाँ तक 10 भी नहीं आई, मैंने अगर 9 क्वेश्चन भी मान लिए, तो मैथमेटिकल फिजिक्स का जो वेटेज है 9 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से आराम से मिल जाएंगे, 9, ठीक है। यहाँ तक मुझे मिले 9 क्वेश्चन। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब है आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट ये है आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। पक्का आपको मोटे 2 क्वेश्चन तो पक्के मिल जाएंगे। कभी क्या है, एक क्वेश्चन नहीं मिलता है, और कभी 3 क्वेश्चन नहीं मिल जाते हमें किसके, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से। लेकिन एक क्वेश्चन तो 100% पक्का होता है किसका, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर हमारे पास। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हम बीएससी थर्ड ईयर में पढ़ते हैं। तो मुझे मालूम है वही बात है कि आप कितना पढ़ते हैं, तो इसका भी हम बिल्कुल वैसे लेके चलेंगे 2+2 करके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर, कि इसका ओरिजिन क्या है, कॉम्प्लेक्स हमारे पास बनता क्यों है, कॉम्प्लेक्स की हमें नीड क्यों पड़ती है, कॉम्प्लेक्स हम पढ़ते ही क्यों हैं, ज़रूरत क्या पड़ती है। जो देखो जितनी कहानी ये बन रही थी, सारी कहानी थी हमारे रियल नंबर के अंदर, जिन नंबर को हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स के अंदर हमें ऐसे नंबर्स मिलते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो समझ गए आप लोग, आयोटा की फॉर्म में, इमेजिनरी नंबर जिसे हम बोलते हैं, आयोटा की फॉर्म में जो मिलते हैं। तो इसकी हमें स्टडी करनी है, सिंपल सी ये बात है। तो
उसमें 2 क्वेश्चन आप मान के चलो अपने किसके, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के। नेक्स्ट आपका ग्रीन फंक्शन में पक्का नहीं है क्वेश्चन मिले, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी बस कभी कभी मिल जाता है। इस पर 1 क्वेश्चन मान के चलो अपना किस पे, ग्रीन फंक्शन पे, लेकिन पक्का नहीं है इस ग्रीन फंक्शन पे। और जो हमारे IIT JM के स्टूडेंट्स हैं उनके में तो एक सेकेंड, हाँ अब देखो जो ग्रीन फंक्शन है, जो IIT के बच्चे हैं तो उनके लिए तो ग्रीन फंक्शन नहीं है, उसमें तो पक्का क्वेश्चन आना ही वाला नहीं है। लेकिन जो नेट JRF की या गेट की या JS की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए प्रोबेबिलिटी है आपका 1 क्वेश्चन आ जाए। तो सिर्फ जो क्वेश्चन आने वाला होता है ग्रीन फंक्शन पे उसको हम पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप लोग MSc के बच्चे हैं और MSc फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो वहाँ पे ग्रीन फंक्शन आपको पढ़ना ही होता है। तो इसलिए अच्छा है यहाँ से इसको देखो MSc वाले हों या MSc आप कर रहे हों और MSc पे रनिंग में हो, तो आप जब भी इस सीरीज़ को देखना काफ़ी हेल्पफुल होगा आपका MSc लेवल के लिए। ये सारा ये देखो मैथमेटिकल फिजिक्स पूरा BSc में हम पढ़ते हैं, पूरा मैथमेटिकल फिजिक्स पूरा BSc लेवल पढ़ते हैं फाइनल ईयर के अंदर। लेकिन तो आप लोग नहीं पढ़ पाए हैं तो पूरा हम बेसिस से लेके चलेंगे बढ़िया तरीके से, हर एक चीज़ को पढ़ेंगे और इसके असाइनमेंट, इसके DPP सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो उसके लिए मैं देखता हूँ कि मेरे पास सारा मटेरियल है, तो मैं इसका असाइनमेंट पहले आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आपको सॉल्व करिएगा टॉपिक होने के बाद। उसके बाद अगर आपसे नहीं आएगा तो उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैं आपको इस पर करवाऊँगा और पूरा सॉल्यूशन का लेक्चर बनाऊँगा और फिर उसको मैं अपलोड कर दूँगा पूरे सॉल्यूशन का, पूरे टेस्ट पेपर का और पूरी DPP जो मैं आपको देने वाला हूँ। नेक्स्ट है मेरे पास न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये भी अच्छा है, इस पर भी अपने एक क्वेश्चन मान के चलो अपना, तो इस पर भी ज़्यादा टफ नहीं है, ये भी काफ़ी इजी है हमारे पास न्यूमेरिकल एनालिसिस, इस पर भी अपने एक क्वेश्चन मान के चलो अपने सिंपली। फिर नेक्स्ट है मेरे पास प्रोबेबिलिटी। तो अब ये देखना बच्चे, तभी हम समझते हैं ना प्रोबेबिलिटी के बारे में, तो बस दिमाग में वही बातें आती हैं कि हेड आ गया या टेल आ गया, या मेरे पास एक डाइस को मैंने फेंका तो 1 कितनी बार आएगा या 2 कितनी बार आएगा, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला। अब ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आने वाला, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं हमारे पास किस पे, प्रोबेबिलिटी के ऊपर। नेक्स्ट है मेरे पास टेंसर, तो टेंसर में भी अपना एक क्वेश्चन 1 मार्क्स मान के चलो, तो टेंसर में भी मुझे कम से कम एक क्वेश्चन तो मुझे मिल ही जाएगा। तो यहाँ से लगभग मुझे 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन मुझे यहाँ से मिल गए। तो टोटली अगर मैं मान के चलूँ लगभग 14 से लेके 15 या 13 से लेके 15 या 13 से लेके 14 क्वेश्चन तो मुझे हमें हर एग्जाम में मैथमेटिकल फिजिक्स से मिलने ही वाले होते हैं। क्लियर? तो देखो मैथमेटिकल फिजिक्स जो है आपका, अब बच्चे करते क्या हैं, किसी भी लेवल की अगर प्रिपरेशन करते हैं तो मैथमेटिकल फिजिक्स को और ED को इनको छोड़ देते हैं, जो क्लासिकल मैकेनिक्स को छोड़ देते हैं, जो मोटे मोटे सब्जेक्ट होते हैं टफ होते हैं उनको छोड़ देते हैं, AMLP कर लेते हैं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स कर लेते हैं, थर्मो कर लेते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ये ध्यान रखो, मेन जो हमारा इतना फोकस तुम इस पर करते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। जब तक आपका मैथमेटिकल फिजिक्स क्लियर नहीं होगा आप किसी भी पेपर को अच्छा नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं स्टार्टिंग में अपनी जो आज का स्टार्टिंग भी जो सीरीज़ है हमारे पास, इस सीरीज़ को स्टार्टिंग भी मैं मैथमेटिकल फिजिक्स से ही कर रहा हूँ। तो ध्यान रखना इस चीज़ को कि जो मेरा मेन कॉन्सेप्ट है हमारा मैथमेटिकल फिजिक्स, इसको खूब अच्छे से करो। चाहे एक बार को आप AMLP छोड़ दो, SSP छोड़ दो, लेकिन मैथमेटिकल फिजिक्स मेरी बात मानना ज़रूर करना है इस चीज़ को मेरे पास, ठीक है। तो लगभग मेरे पास 15 क्वेश्चन हैं। तो अगर हम पूछें इसमें अगर नेट JRF का जो टारगेट रहता है कितने मार्क्स के मुझे क्वेश्चन मिलते हैं, तो मान के चलना 35 से लेके 40 मार्क्स का जो पैकेज रहता है मेरे पास, वो पूरा का पूरा किससे रहता है आपका, मैथमेटिकल फिजिक्स से रहता है। आप खुद सोच लो कितने ज़्यादा क्वेश्चन हैं हमारे मेरे पास मैथमेटिकल फिजिक्स से, है ना। लेकिन अभी डिपेंड करता है हमारा पेपर करा कौन रहा है। अगर UGC कराता है या NT कराता है, देखो UGC का जो पैटर्न होता है ना, वो सिंपल CSIR का जो पैटर्न होता है हमारे पास, वो सिंपल क्या होता है, जितना फिक्स रेशो है उसका वो उतना ही फिक्स रेशो में हमारे पास क्वेश्चन मिलते हैं। मतलब CSIR के अकॉर्डिंग ये फिक्स रेशो है हमारे पास नेट JRF का, इतने मार्क्स का आना है। लेकिन NT क्या करता है, NT का कोई फिक्स रेशो नहीं होता, वो हो सकता है 40 प्लस मार्क्स का मुझे क्या दे दे, 40 प्लस मार्क्स का मैथमेटिकल फिजिक्स से ही मुझे पकड़ा दे। तो मैथमेटिकल फिजिक्स आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 40 मार्क्स तो आपको मंगा चलो, चाहे वो NTA कराए, चाहे वो UGC CSIR कराए, कोई भी कराए, लेकिन अपनी प्रिपरेशन हमें खूब बढ़िया तरीके से अच्छे से करनी है। क्लियर बात? दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप
डीपीपी जो मैं देने वाला हूँ मैथमेटिकल फिजिक्स की नहीं, हर सब्जेक्ट की जो पेपर हम स्टार्ट करेंगे उसकी डीपीपी मैंने ऑलरेडी बना रखी है, ऑलरेडी मेरे पास डीपी है। और डीपीपी बनाने के बाद स्टेप बाय स्टेप इसका मैं क्या कहते हैं, जैसे ही मैंने पेपर अपनाना शुरू करा, जब इसके जैसे फॉर एग्जांपल मेरा डाटा पूरा कंप्लीट हो गया या मेरे पास फैक्टोरियल अलजेब्रा पूरा कंप्लीट हो गया, तो जब ये ये 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे या 3 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, तो इनका जो डीपीपी है, इनका जो असाइनमेंट जो मैंने बनाया है वो मैं आपको अपलोड कर दूंगा। अब अपलोड करने का जो वे होगा, जो ज़रिया होगा, वो मैं आपको किसी न किसी वीडियो में बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, या तो व्हाट्सएप पे कर दूंगा या फिर कुछ ना कुछ लिंक वगैरह सेंड करके वो मैं आपको कर दूंगा। ठीक है, जो भी तरीका होगा डीपीपी सेंड करने का, असाइनमेंट सेंड करने का, वो मैं आपको बता दूंगा। पहले आप असाइनमेंट को सिंपली सॉल्व करिएगा और सॉल्व करने के बाद फिर वो जो ना आए आप कमेंट में पूछ सकते हैं सिंपली, और नहीं भी पूछते हैं तो मैं पूरा का पूरा जो असाइनमेंट दूंगा, एक असाइनमेंट के अंदर लगभग 30-50 क्वेश्चन होंगे, तो उन सारे क्वेश्चंस को मैं एक बार आपको दोबारा स्टेप बाय स्टेप अपने ब्लैक बोर्ड पे ही आराम से उसको करा दूंगा। तो ये हमारा पूरा पैटर्न रहेगा हमारे पास किसका, मैथमेटिकल फिजिक्स के पूरे के पूरे अपने इस पेपर का। ठीक है, अब आप लोग कमेंट कर दिएगा मैथमेटिकल फिजिक्स को पूरा करने के बाद आपको किस सीक्वेंस में पेपर चाहिए, मतलब मैथमेटिकल फिजिक्स के बाद न्यूक्लियर चाहिए या क्वांटम चाहिए या ईडी चाहिए, जो भी चाहिए आपको, तो आप लोग कमेंट वगैरह करें। तो ये यहाँ एंड दिस इज़ ऑल अबाउट मैथमेटिकल फिजिक्स, है ना। तो ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं लगभग 12:30 बज रहे हैं रात के, तो बस यही आप लोगों से जितने भी आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, जेम की, गेट की, नेट की, जेएस की, जेआरएफ की, तो बस ये है आप लोगों से, आप लोग वीडियोस को शेयर करें, ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाएँ, और मैं आपके लिए जितना भी मुझसे हो सकेगा मैं उसको मटेरियल आपको बस पूरा का पूरा प्रोवाइड करवाऊँगा। क्लियर, चलिए।